नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। हम एक बड़ी समस्या पे लगातार बात कर रहे हैं, पूरा देश अब बात करने लगा है, लेकिन इस समस्या की गंभीरता को आज भी नहीं समझा गया है। ये समस्या है हलाल जिहाद का। हम सोचते हैं हलाल झटका ये मीट तक केवल सीमित है, लेकिन अगर हम इसका डीप स्टडी करें, अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इससे भी और बड़ा यह है कि जो लोग इस्लाम नहीं मानते उनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से बायकॉट किया जाए। इस्लाम मानने वाले एक दूसरे के साथ व्यापार करें और जो इस्लाम नहीं मानते वो इसके लिए टैक्स भरें, जैसे कि मध्यकाल में जजिया कर लिया जाता था। आज उसी तरह हलाल सर्टिफिकेट के लिए कर लिया जाता है लाइसेंस फीस के रूप में। यदि आप 57 जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? सरकार तो नहीं देती। ये सर्टिफिकेट देते हैं इस्लामिक संस्थाएं, जो बड़ी इस्लामिक संस्थाएं हैं, और वो इस्लामिक संस्थाएं जो बाद में आतंकवादियों के केस लड़ती है। यानी आपका पैसा वो आतंक के लिए उपयोग में लाते हैं। इस पूरे हलाल जिहाद को डॉक्यूमेंट के साथ और बहुत ही तरीके से और आम लोगों की भाषा में एक पतली पुस्तक के रूप में जिन्होंने एक्सपोज किया है वो है हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी, जो आज हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से पतली पुस्तक के रूप में आम जन तक इस हलाल जिहाद को पहुंचाने का प्रयास किया है। जो एक डॉक्यूमेंट करना भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, जो आपने किया है इसको समझाने का जितना प्रयास कर सकते हैं आपने किया है। और काफी सारे लोग इसमें जो काम कर रहे थे, जैसे झटका वाले हमारे रवि रंजन सिंह जी हैं जिनके इंटरव्यू भी हमने किया, उन सब के लिए भी एक डॉक्यूमेंट हो गया ये चीज जो है। सबसे बड़ी बात यह है कि हलाल जिहाद आज भी हिंदू नहीं समझ पाता कि क्या है। तो मैं बड़ा बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा कि सबसे पहले ये हलाल क्या है, फिर ये जिहाद का रूप कैसे इसने लिया। मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका पहला और बेसिक प्रश्न है तो उसे जानना हमारे हिंदू समाज के लिए आवश्यक है कि ये बेसिक हलाल क्या है। तो मूलतः हलाल शब्द ये अरबिक वर्ड है, ये जिसको हम कहेंगे उर्दू से पहले या इस्लाम से पहले भी उसका उपयोग किया जाता रहा है। और ये जो शब्द है ये मूलतः शब्द यहाँ पर आता है कि क्या परमिसिबल है, क्या किसे अनुमति प्राप्त है। तो कुरान में किन चीजों को अनुमति दे दी गई है और किन चीजों को अनुमति नहीं है। तो मूलतः ये मान से संबंधित है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि इस्लाम की जहां पर स्थापना हुई वहां पर किसी प्रकार का अनाज नहीं उगता था। तो ये आपको खान पान के नियमों के बारे में मूलतः वहां पर ये बातें आती है, और इसमें मांस की विधि क्या हो और कौन से पशु पक्षी जो है जिनको अनुमति वहां पर दे दी गई है। अब यहाँ पर एक मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर यहाँ पर रखना चाहूंगा कि जो बात आज तक कहीं पर नहीं रखी गई है कि कुरान में जहां पर भी हलाल से संबंधित बातें आती है तो वहां पर हलाल का जो आयत वहां पर आती है तो उन आयतों का एंड जो होता है तो वहां पर यह लिखा गया कि एक मुस्लिम ने हलाल ही खाना चाहिए। लेकिन उसके आगे उन्होंने लिखा है कि जब ऐसे परिस्थिति का निर्माण हो कि जहां पर आपको खान पान की चीजें उपलब्ध ना हो या कहीं पर आपको जीवन बचाने की बात आती है तो ऐसी परिस्थिति में आप जिसको हराम कहा गया है वो भी चीजें खा सकते हैं। तो इन आयतों से हम समझ सकते हैं कि हलाल के लिए बहुत बड़ा कंपल्शन है, या इस प्रकार से ऐसे कहीं पर स्पष्ट नहीं होता है। तो इन बातों से ये समझ में आता है कि हलाल की जो कंपल्शन है वो कुरान में भी कहीं नहीं है। अब ठीक है कि उनको खान पान के दृष्टिकोण से हलाल खाना चाहिए, इसके बारे में कहा गया या लिखा गया है उसके अंदर। और इसमें जो हलाल के बारे में जो रूल या नियम उन्होंने बनाया है तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो मान से संबंधित होता है कि सबसे पहले तो हलाल करने वाला मुस्लिम या इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, अर्थात
एक मुसलमान को ही हलाल का अधिकार उन्होंने प्रदान किया है। दूसरा है कि जिस पशु की गर्दन वो काटने वाला है उसको उन्होंने मक्का के दिशा में सर करना चाहिए उसका, और एक कलमा पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये कलमा पढ़ करके उसने उसका एक घाव में गला काटना चाहिए जिसके अंदर जुगुलर वेन्स है या सांस नली है या फूड पाइप है, तो ये सारे एक घाव में कटने चाहिए और उसका पूरा खून जो है वो बहने के लिए देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये इस बात को समझना चाहिए कि मांस हलाल है लेकिन खून हराम है। तो यहाँ पर खून को उन्होंने हराम कहा है, तो वो पूरा खून जो वो बहने देना चाहिए। और वहां पर से ये जो हलाल की पद्धति है ये वहां से प्रारंभ होती है। और ये यहाँ पर उन्होंने बेसिकली स्टनिंग जो है या उस पशु को किसी भी माध्यम से बेहोश करना या उसको गला काटते समय उसको बेहोश रखना, इसको अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से जो हलाल की जो पद्धति है या हलाल की रीति है तो उसको उन्होंने वहां से प्रारंभ किया है। तो मूलतः हलाल ये है और हराम जिसको प्रतिबंधित है, जैसे सुअर का मांस है या गोमूत्र है या सुअर के मांस से बनाए जाने वाले इमल्सिफायर्स है या और भी जिलेटिन है, तो इन सब चीजों को उन्होंने हराम डिक्लेयर किया है। तो ये हलाल और हराम जो है ये मूलतः इन्हीं माध्यमों से हमें सामने दिखाई देता है। अब ये जो दूसरा प्रश्न था मेरा कि इसने जिहाद का रूप कैसे लिया, फिर हम अर्थव्यवस्था पे आएंगे। जी, देखिए जिहाद तो एक रूप में हमेशा से रहा है, वो भी कहते हैं कि यह हमारा संघर्ष है या इसके बारे में। तो वास्तविकता में ये जो स्वरूप यहाँ पर आया कि विश्व के ऊपर राज करना है एक दिन, जो उनका मूल कॉन्सेप्ट है कि मतलब गजवाए हिंद भारत के बारे में कहा जाता है, एक है कि दारुल इस्लाम और दारुल हरब। तो जहां पर दारुल हरब है वहां पर आपको राज करना है, वहां पर आपको इस्लाम को कायम करना है। ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। यही बात यदि हम देखेंगे तो तबलीगी जमात अलग पद्धति से कर रही है, आतंकवादी अलग पद्धति से कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, विश्व के ऊपर इस्लाम का राज होना चाहिए, ये उनका मूल कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर इकोनॉमी के द्वारा आप कैसे राज कर सकते हैं उसका जो माध्यम उन्होंने बनाया है। तो इस हलाल कॉन्सेप्ट को अब उन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट में लेके जाकर के उसको उसके द्वारा विश्व के ऊपर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो और उस अर्थव्यवस्था के द्वारा इस्लाम का राज वहां पर कायम करे। इसको बोस्निया के जो ग्रैंड मुफ्ती है मुस्तफा सेरिक, उन्होंने उसको बहुत स्पष्टता से कहा है कि इफ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड यू कैन रूल द वर्ल्ड बाय हलाल फूड और हलाल। तो ये जो चीजें हैं इनको इस माध्यम से उन्होंने हलाल के द्वारा विश्व के ऊपर राज करने का प्रयास किया है। जैसे कुछ आपने प्रस्तावना में कहा कि ये एक तरीके से जिजिया टैक्स है। औरंगजेब के समय पर यह था कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको तो कन्वर्ट कराना है, लेकिन यदि जिसको कन्वर्ट नहीं करना है या कन्वर्ट नहीं होना है तो उनको एक स्पेशल टैक्स दे करके रहना पड़ेगा, और वो टैक्स था जिजिया टैक्स। उसी तरीके से आज है कि यदि कोई हिंदू है वो अपना सामान यदि कोई देना चाहता है या वो अपना सामान बेचना चाहता है मुस्लिम को, तो उसके बारे में उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, और ये जो टैक्स होगा वो है आज का हलाल टैक्स। तो इसके द्वारा आज ये हलाल के द्वारा पूरे विश्व के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा वहां पर वो क्रांति लाना चाहते हैं, वहां पर वो अपना राज कायम करना चाहते हैं। और यही है कि हलाल जिहाद आज उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आधुनिक समय में अगर हम कहें तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई और कैसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 57 देशों, मुस्लिम देशों ने अपने कब्जे में लिया? जी, देखिए हलाल का मूल यदि हम देखते हैं तो ये दो चीजों में हलाल का मूल आता है। सबसे पहले तो यह आता है कि इंग्लैंड में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे मुसलमान वहां पर रहने लग गए, और वहां पर जब उनकी आबादी काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे वहां से जो जिसको हम कहेंगे स्थानांतरित हो गए या वहां पर वीजा लेकर के चले गए, तो धीरे धीरे उन्होंने वहां पर एक डिमांड करना चालू किया कि हम मुसलमान हैं तो हमें अपने धर्म के आधार पर खाना खाने के लिए कहा गया, तो आप हमें हलाल की अनुमति दे दीजिए। तो पहले ये रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा, जहां पर भी हम देखते हैं तो रहने की बात हो या सरकार से कोई कानून करने की बात हो तो वो पहले विनती के फॉर्म में आती है। तो वहां पर उन्होंने इंग्लैंड में ये फॉर्म किया, ये 1974 में ये चीज चालू हो गई, और वहां पर उन्होंने सरकार से विनती की तो आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो
सरकार को भी लगा कि ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो हलाल वो मांग रहे तो हलाल खाने के लिए उनको अनुमति मिलनी चाहिए। तो मुस्लिम स्लॉटर मुसलमानों के लिए जो प्रारंभ हुआ तो वो पहले हलाल के रूप में हुआ। उसके बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ये पैकेज फूड इंडस्ट्री चालू हो गई है, तो हलाल तो जो सामने सामने होता है वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी स्लॉटर हाउसेस बन चुके हैं और उनके प्रोडक्ट अभी बेचे जा रहे हैं, तो हलाल मांस के जो प्रोडक्ट्स है उनको आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो सेकंड लेवल पर यहां पर आ गया। फिर थर्ड लेवल पर उन्होंने चीनी के बारे में कहा, तो शुगर के बारे में उन्होंने ये डिमांड किया कि शुगर का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर कई जगह पर बोन ऐश का उपयोग होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चीनी के बारे में आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो चीनी के बारे में हो गया। तो चीनी का उपयोग जिन माध्यमों से चॉकलेट में हो रहा है, आइसक्रीम में हो रहा है, तो उन्होंने उसके बारे में मांगना चालू कर दिया। तो धीरे 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 ये सारी प्रोसेस जो है हलाल सर्टिफिकेट की आगे 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 बढ़ती गई। अब यहां पर ये चीजें उन तक ही सीमित थी पहले जो ये सारी चीजें आती है। दूसरी बात, ईरान के अंदर जब ईरान की क्रांति हुई, तो ईरान की क्रांति होने के बाद में वहां पर जो खोमेनी आया उसने कहा कि नहीं, हमारी जो सारी व्यवस्था है वो हम खुद ही चलाएंगे। लेकिन वहां पर वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई, आपके पास तो, आप तो यहाँ से तेल भेजते हैं, लेकिन बाकी तो सारी चीजें विदेशों से आती है। हम आज मतलब ईरान में यदि सारी चीजें नहीं बन रही है तो आप कैसे ये सब चीजें हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने वहां पर डिक्लेयर किया कि हम विदेशों से तो चीजें ले लेंगे, लेकिन वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो इस्लामिक सर्टिफिकेट होगा। और इस तरीके से ईरान में वहां पर से उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये भी प्रारंभ उसी दिशा में आगे बढ़ते गया। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि ये चीजें वहां से धीरे धीरे होकर के आगे बढ़ने लगी। और इन चीजों को आगे जैसे बढ़ती गई तो वैसे वैसे उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट जो है वो कायम किया। और इसके उपरांत भारत और विदेश में इस्लामिक बैंक को जैसे विरोध होना प्रारंभ हुआ कि ये इस्लामिक बैंक जो है वो डायरेक्टली मुस्लिम ब्रदरहुड को हेल्प कर रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो इन बातों को जब ये बातें सामने आई कि भारत में भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन डाला कि इस्लामिक बैंक केरल में जो तब स्थापन हुई थी तो उसको भारत में नहीं होना चाहिए, भारत तो सेक्युलर देश है। तो वहां पर से इन बातों को जब विरोध होना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने इसके ऊपर उपाय क्या है, क्योंकि इस्लामिक बैंक के द्वारा तो वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन जब उस अर्थव्यवस्था के ऊपर आघात हुआ तो उन्होंने ये प्रयास किया कि हम अब कंज्यूमर राइट्स के रूप में आते हैं और इन कंज्यूमर राइट्स को यदि हमें कायम करना है तो उसके लिए उन्होंने ये हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल अर्थव्यवस्था का नियमन करना चालू किया। और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई 2013 में मलेशिया में, उसके अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जो 57 मुस्लिम देशों का एक गठबंधन है, जोड़ है, वहां पर उन्होंने कायम किया कि हर एक मुस्लिम देश अपने देश में तभी बाहर के देशों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने की या भेजने की अनुमति देगा कि जब वो प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड होंगे। और इस प्रकार से यह हलाल सर्टिफिकेशन फिर मदरसा के पास चला गया कि जो वहां पर आपको मुस्लिम देश में कोई भी प्रोडक्ट आपका भेजना है या एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेट आ गया। और हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार मुस्लिम संस्था के पास चला गया। और ये मुस्लिम संस्थाएं कोई निःशुल्क या कोई चैरिटी बेस पर यह सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। तो ये सर्टिफिकेट एक प्रोडक्ट को 1 साल के लिए करीब करीब 50,000 रुपया ये लेता है और उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट देता है। तो इन माध्यमों से उन्होंने हलाल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चालू कर दिया। अभी भारत में अगर हम कहें तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो ये हलाल का सर्टिफिकेशन दे रही हैं, और उन संस्थाओं का बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है? जी, आज जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं है तो उसमें मूलतः तो जमीयत उलेमा हिंद सबसे बड़ी संस्था है जो देवबंद के यहाँ से चलाई जाती है, जहां पर सबसे बड़ा उनका मदरसा है, देवबंद विचारधारा का केंद्र है। तो वहां पर से ये सर्टिफिकेट देना चालू हो गया। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र है, या हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, या हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन संस्थाओं ने ये सर्टिफिकेट देना प्रारंभ किया। जब हम हलाल के बारे में देखते हैं तो जमीयत उलेमा हिंद का जहां पर नाम आता है तो जमीयत उलेमा हिंद का बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका इतिहास है
ये 1923 में ये संस्था जो है वो प्रारंभ हुई भारत के स्वतंत्रता से पहले। आज ये बहुत अभिमान से बताते हैं कि नहीं, हमने तो भारत में रहना स्वीकार किया। क्यों रहना स्वीकार किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस समय पे जिन्ना को सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन था, वो उस समय का जमीयत उलेमा ही था। और इन्होंने उस समय पे ये इस बात को वहां पर पाकिस्तान के निर्माण को काफी बड़ी मात्रा में सपोर्ट किया। और उस समय पे उन्होंने ये तय किया कि नहीं, जो गजवाए हिंद है वो तो पूरा नहीं होगा। और आज जो अभिमान से कहते हैं, उस समय पे शायद ऐसे हो सकता है, मेरे पास कोई इसका तथ्य नहीं है, लेकिन इन बातों को विचार करना चाहिए कि जो उस समय पे पाकिस्तान के समर्थन में जो लोग खड़े थे, उन्होंने ही अपने दो भाग किए, और एक भाग जो जमीयत उलेमा का था वो पाकिस्तान में चला गया, और जो बाकी बचा उन्होंने अपने आप को जमीयत उलेमा हिंद कहना चालू कर दिया। लेकिन ये जो बातें आती है कि उस समय पे भी ये जो संगठन था ये पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। आज अपने इतिहास में तो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़े गर्व से हम भारतीय कहना मतलब महसूस करते हैं, लेकिन यही जमीयत उलेमा हिंद वो कह रहा है कि हम मुस्लिम फोर्स को बना रहे हैं, 75,000 मुस्लिम यूथ का हमें मुस्लिम फोर्स बनाना है। अभी इनके अरशद मदनी ने, जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि हिंदुओं को हम पसंद नहीं है तो हम अपने शरीयत में कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि हिंदुओं को हम पसंद नहीं है तो वो भारत छोड़ करके जाना पसंद करें या भारत छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये जो उनकी जो मूल मंशा थी, अब वो सामने आ रही है, और इसके लिए जो धन इकट्ठा करने का प्रयास है वो इसके हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा किया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद का आतंकवाद से भी रिश्ता है क्या? वो आतंकवादियों के केस लड़ते हैं क्या? वो आतंकवादियों के बहुत बड़े पैरवीकार हैं भारत में? जी, जमीयत उलेमा हिंद ने, वो कोई छुपा हुआ ऐसे कोई बात नहीं है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने स्वयं से ही अपने ही वेबसाइट के ऊपर उनका लीगल सेल क्या कर रहा है ये डिक्लेयर कर दिया है। भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, चाहे वो मुंबई का 26/11 का हमला हो, 2008 का मुंबई का ब्लास्ट हो ट्रेन में जो लोकल में हुआ था, या 2008 का जो अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुए थे वो ब्लास्ट हुए हो, या बाटला हाउस का केस हुआ हो, ऐसे कई सारी चीजों में जमीयत उलेमा हिंद ने सामने आकर के आतंकवादियों का पैरवी की है, उनके लिए लीगल सपोर्ट वहां पर खड़ा किया है। देखिए, जो लीगल सपोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल बन जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा होता है कि आप किन के लिए लड़ रहे हैं, और क्या भारत की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या मुसलमानों के विरोध में है? क्या इस प्रकार से कोई षड्यंत्र चल रहा है? भाई, यहां पर से तो आप केरल से 18 लड़के वहां से चले गए जो इस्लामिक स्टेट में लड़ने के लिए वहां पर चले गए, और आज उनकी बीवियां ये कह रही कि नहीं, हमें भारत में आने के लिए आश्रय दिया जाए। जो मुंबई से कई सारे यूथ इसी प्रकार से जा रहे थे जिनको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, या 4 लड़के तो जो महाराष्ट्र के मुंबई के नजदीक के कल्याण से थे वो भी वहां पर मारे गए। तो ये जो रेडिकलाइजेशन वहां पर हो रहा है उसको क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? रेडिकलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है जिसके अंदर निरपराध बेगुनाह हिंदुओं की हत्याएं हो गई, हिंदुओं को मार दिया गया, वहां पर आप उनकी बाजू लेकर के कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनको आप लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी वकीलों की लाखों रुपए की फीस आप भर रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और इसलिए जमीयत उलेमा हिंद आज पूरे भारत में करीब करीब 700 से ज्यादा टेररिस्टों की केसेस लड़ रहा है। कुछ बेगुनाह हो सकता है, कुछ गलत इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट में जो 36 लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई, अब ये तो वर्डिक्ट हो गया, ये तो न्यायालय ने मान लिया कि वो आतंकवादी थे, उन्होंने आतंकवाद का काम किया है, उनको फांसी की सजा हो गई। उनको भी सपोर्ट जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, अब ये तो सामने आ गया वहां पर। तो कमलेश तिवारी की हत्या होने के बाद जमीयत उलेमा हिंद आकर के उनकी जो हत्या के आरोपी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं। तो ये तो हम खुले से, अब आतंकवाद का समर्थन और क्या होना चाहिए? क्या बंदूक लेकर के सामने आकर के खड़ा होना तो नहीं हो सकता है? वो तो अपने आप को एक इस्लामिक मदरसा के रूप में कह रहे हैं, एक थिंक टैंक के रूप में कह रहे हैं। विश्व के बहुत बड़े हमारे पार्लियामेंट में आकर के बैठने वाले ये लोग हैं जो डेमोक्रेसी को मानने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर यही लोग
आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और उनकी केसेस लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखा है। सारे आपको टीवी चैनल्स पर इनके इंटरव्यूज मिल जाएंगे। तो इससे ज्यादा और कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं हो सकता है। जो संगठन हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा हमारे हिंदू व्यापारियों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, वही संगठन आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य न्यायालयों में जाकर के मुस्लिम आतंकवादियों के केस लड़ रहे। अरे भाई, आप आतंकवाद के समर्थन में नहीं है या आप बेगुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, तो क्यों अपने साध्वी प्रज्ञा के हित में सहायता नहीं की? उनको तो आज छोड़ा गया, तो आज आप उनके लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। तो आप बेगुनाहों को सहायता करने का आपका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मुस्लिम आतंकवादियों के हित में आप सपोर्ट कर रहे हैं या उनके हित में आप सहायता कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, अगर मैं ये मानूं कि भारत के जो हिंदू कंपनियां हैं जो व्यापार कर रहे हैं इस्लामिक देशों से, वो जो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए साल का 50,000 रुपए करीब देती है जमीयत उलमाए हिंद को, एक तरह से टैक्स दे रही है, कर दे रही है, उस कर का, उस जजिया का उपयोग आतंकवाद के लिए हो रहा है, उन्हीं हिंदुओं को मारने के लिए हो रहा है। जी, तो ये देखिए, आज तो ये मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार ने अब हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारे रेड हो गए। तो ये जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये जो हलाल का पैसा है कहां पर जा रहा है, क्या उसका उपयोग किया जा रहा है, इन बातों को तो उन्होंने जांचना चाहिए, इन बातों को तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारी जो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने देखना चाहिए कि ये बिना किसी सरकार के अनुमति के ये एक प्राइवेट सर्टिफिकेशन जो चालू कर रहे हैं और ये प्राइवेट सर्टिफिकेशन के द्वारा अपनी एक अर्थव्यवस्था को निर्माण कर रहे हैं, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या रूप है, क्या वो सहायता कर रहे हैं। विश्व में बहुत सारे देशों में ये सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया में ये सामने आ गया कि वहां का जो हलाल इंस्टीट्यूशन है वो अल इमदाद फाउंडेशन को पैसा दे रहा है। अल इमदाद फाउंडेशन जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसा दे रहा है, सीरिया में आतंकवादियों को पैसा दे रहा है। अमेरिका में ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गया कि वहां का जो NSW है, कि जो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका का जो एक हलाल सोसाइटी है, तो वो जो हलाल सोसाइटी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसा दे रही है, वो हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पैसा दे रही है। तो इन बातों से ये सामने आ रहा है कि विश्व के बहुत सारे देशों में अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि हलाल के द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है वो कहां पर उपयोग किया जा रहा है या कैसे आतंकवाद को सहायता कर रहा है। तो भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी ये काम बनता है कि इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करे, लोगों के सामने लेकर के आए। आज जो जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है हम आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो खुल करके कह रहे हैं। तो आतंकवाद के आरोप में जो फंसे हुए हैं उनको लीगली हेल्प करना तो एक बात हो गई, लेकिन उनको और तरीके से कोई सपोर्ट हो रहा है क्या? यही हलाल के पैसे का उपयोग जो हम जो देख रहे थे कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो गया, क्या उसके लिए उसका उपयोग किया गया क्या? इन सारी बातों को जब जांच करेगी एजेंसी, जब लोगों के सामने आएगा। अब हमारे जैसे संगठन तो ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक आह्वान है कि जो उन्होंने अब करना चाहिए। जैसे हिंदू जागृति समिति मैंने देखा खुल के जमीयत उलमाए हिंद पे बोल रही है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं, पर कुछ हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे हैं, उन लोगों के साथ भी जमीयत उलमाए हिंद के साथ वो उनके प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो सहिष्णुता की बातें कर रहे हैं, वो आपस में एकता जैसी बातें कर रहे हैं, इनके साथ मिलके हम, तो क्या देश के और हिंदू संस्थाओं को ये नॉलेज नहीं है कि वो हमारे पैसे का उपयोग आतंकवाद के लिए कर रहे हैं, या फिर जमीयत उलमाए हिंद इन हिंदू संस्थाओं में घुसपैठ करके अपने आप को जो कानून से, सुरक्षा एजेंसी से बचाने का एक शेल्टर ढूंढ रही है? ये आपको क्या लगता है इस रिसर्च में? जी, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद अपने ओर से दो चेहरे हमेशा दिखाता रहा है। जमीयत उलेमा हिंद का एक चेहरा जैसे हम देखते हैं कि वो मदनी साहब है कि जो परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं हम तो भारतीय है, हम ये है वो है और हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन यदि भारत में पाकिस्तान के समर्थक है तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? यदि भारत में जो, मैं आपको मुंबई का उदाहरण देना चाहूंगा कि इन्हीं के संगठन ने
वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर जब अत्याचार हो रहे थे तो मुंबई में एक आजाद मैदान में दंगा करवाया, जिसके अंदर पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया, महिला पुलिस के साथ अभद्रता की गई, घेर करके उनको, पुलिस के बंदूकें लेकर के वो वहां से भाग गए। ये इतना बड़ा दंगा वहां पर हुआ, इतने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज हम कुछ समय से, पिछले समय से देख रहे थे कि यही रजा अकादमी के जो लोग हैं वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी है, सेक्युलरवादी है, समाजवादी है, इन सभी के मंच पर यही जो उनके रजा एकेडमी के जो नेता है वो जाकर के बैठे हुए हैं। तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सामने है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जिसके अंदर हमने पिटीशन दायर किया, आज आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि पत्रकारों को पीटा गया, जी न्यूज की जो ओबी वैन है उसको जला गया, एबीपी न्यूज की ओबी वैन है उसको जलाया गया, कम से कम 6 चैनल की ओबी वैन को वहां पर जलाया गया। एक भी चैनल ने उनसे ये चीज नहीं मांगी कि जो आपने वहां पर हमारे ओबी वैन को जलाया उसका आप हमें जो भरपाई है, जो हमारे नुकसान आपने किया वो हमें चाहिए उसका। उसके बारे में हमने पिटीशन किया मुंबई हाईकोर्ट में, और वहां पर मुंबई हाईकोर्ट में हमने पिटीशन करने के बाद वहां पर सरकार ने ये जांच करके बताया कि वहां पर कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, हमारे ओर से ये कहना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेंगे तो 6 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सरकार ने केवल सरकारी संस्थाओं का नुकसान बताया कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ का ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है। उसके ऊपर वहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो उन्होंने जो हानि भरपाई वो देनी चाहिए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। सरकार ने कहीं पर, विभिन्न दलों की सरकारें अब तक आ गई, पिछले ये 2011 में ये हमला हुआ, अब इतने वर्ष आज तक हो गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आज तक रजा एकेडमी से 1 रुपया भी वसूला नहीं गया। तो इन मुस्लिम संस्थाओं को कोई आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, कोई दंगा करवा रहे हैं। अब ये रजा एकेडमी ने अभी पिछले कुछ समय पहले हम देखते हैं कि नुपुर शर्मा के बाद भी मुंबई हो या नांदेड़ हो या अमरावती हो, कई बड़े बड़े वहां पर उन्होंने जुलूस निकाले, दंगे हुए, वहां पर लोगों की नुकसान हो गई वहां पर, लेकिन उनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि जो संस्थाएं खुलकर के आज सर तन से जुदा की बात कर रही है, जो संस्थाएं खुल करके दंगे करवा रही है, जो संस्थाएं खुल करके आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं, उनको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों है? क्यों उनको ये घोषित नहीं किया जा रहा है? क्यों उनके ऊपर जांच नहीं की जा रही है? तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई कारण निश्चित रूप से होगा। और मैं हिंदू समाज को ये बताना चाहूंगा कि हमें ऐसी चीजों में सामने आकर के इनका जो वास्तविक रूप है उसे सामने रखना चाहिए और लोगों के सामने इसको खुला करना चाहिए। ये 3 चीजें आपने बताई। एक तो जो हिंदू संगठन है वो भी इसकी तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं, एक जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी मूंदे हुए हैं, हमारी विभिन्न दलों की सरकार आ गई, उन्होंने भी आंख मूंद के इनको प्रश्रय दिया, और सबसे बड़ा मीडिया जिसको जन जागरूकता लाना है वो अपने नुकसान पर भी नहीं बोल रही है। मैं कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले दुबई गया था, उसमें बड़े बड़े चैनल्स के मैंने दफ्तर देखे। तो क्या आपको लगता है कि जो हलाल इकोनॉमी है उसके दबाव में ये मीडिया चैनल्स जो हैं, जो अपने विदेश में इस्लामिक देशों में अपने चैनल खोल के बैठे हैं, ब्रिटेन में खोल के बैठे हैं, वो उस दबाव में इस कट्टरता को जो हलाल इकोनॉमी से पैदा हो रही है उसको नहीं उभारते हैं, खुद के नुकसान को भी सह लेते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको इस्लामिक देशों में अपने चैनल स्थापित करने हैं। ये क्या है, हलाल इकोनॉमी का कोई पैटर्न इसमें आपने देखा है सर्च करके? जी, वैसे देखा जाए तो अभी तो चैनल और इसके बारे में तो मैंने विशेष करके नहीं देखा, क्योंकि मेरा जो अध्ययन का विषय रहा वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या परिणाम होगा, भारतीय व्यापार के ऊपर क्या परिणाम होगा, इस दृष्टिकोण से रहा है। लेकिन हमेशा से हमने ये देखा है कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो तीस्ता सेटलवाड़ पर केस बना, वो हमारे लीगल टीम ने ही उसको सबसे पहले उजागर किया था कि जहां पर ये प्रावधान था कि आपको यदि विदेश से फंड लेना है, एफसीआरए में फंड लेना है, तो आप कोई न्यूज़पेपर नहीं चला सकते, आप कोई मैगजीन नहीं चला सकते हैं, आप कोई प्रिंट और सोशल मीडिया के उसके द्वारा आप
जो मीडिया का क्षेत्र है वहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद तीस्ता सेटल वार्ड करोड़ों रुपए विदेश से मुस्लिम लोगों से लेती रही, और वहां पर हम आज उसके ऊपर जो केस हो गया, और उसी का सबरंग कम्युनिकेशन था, जो सबरंग मैगजीन था उसी के द्वारा चलाया जा रहा था। एक मैगजीन का ये उदाहरण लेकर के हम देख सकते हैं कि कैसे भारत में विचारधारा को प्रभावित करने के लिए विदेश से फंड किया जाता है, विदेश से पैसा दिया जाता है। अब ये मोदी सरकार ने ही तो बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे जिनके ऊपर नकेल कसी, जिसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। तो इन बातों से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे कई सारे ग्रुप्स है कि जो भारत में तो अपने आप को मीडिया ग्रुप या अपने आप को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रस्थापित करते हैं, लेकिन विदेशों से फंड लेते भी है वो सारे। तो ऐसी चीजों में भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है कि यदि भारत के विचारों को प्रभावित करने के लिए कोई पैसा दे रहा है तो उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा आगे कि हलाल, अभी तक हम फूड से बात कर रहे थे, उसकी इकोनॉमिक का रूप समझ रहे थे, कौन सर्टिफाई करता है ये समझ रहे थे, कैसे दुनिया को एक हलाल इकोनॉमी के तहत लाया गया है और कैसे नॉन मुस्लिम से जजिया लिया जा रहा है। अब इसका एक दूसरा रूप समझते हैं कि आज हलाल लिपस्टिक भी आपने बताया, हलाल फूड के आइटम्स तो हैं ही, हलाल फैशन हो रहे हैं, महिलाएं, हिंदू महिलाएं बिंदी लगा रही हैं वो हो रहे हैं, हमारे जो पूजा पाठ में जो सामग्री आ रही है, धूप है, अगरबत्ती, आपने बड़े जो कहने को संत हैं उनकी कंपनी का आपने तुलसी अर्क कल दिखाया, वो हलाल सर्टिफाई हो रहे हैं। तो क्या ये हमारे घरों में घुस चुके हैं और हमारे पूजा पद्धति आदि तक में घुस के वो सबको दूषित कर रहे हैं, और इकोनॉमी का एक पैरेलल पूरा एक ढांचा ही खड़ा कर लिया जिसमें ना चाहते हुए भी हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हलाल के बारे में वो जो एक गलत फहमी करने का प्रयास प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज यदि कहीं पर भी आप देखेंगे तो उनका ट्वीट होता है, उनके बारे में होता है हलाल मतलब हाइजीनिक। अरे भाई, जो लोग एक सप्ताह में नहाते हैं वो लोग हाइजीनिक की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, मुझे इससे बड़ा आश्चर्य की बात कोई लगती नहीं है। तो यहाँ पर हलाल मतलब हाइजीनिक है, तो फिर जो चीजें हाइजीनिक है उनको हलाल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? पहले ही हमारे यहाँ पर सारी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर के सारी व्यवस्थाएं लगी हुई है, सारी चीजें हाइजीनिक चीजों से बनाई जाती है, तो फिर वहां पर आपको और एक हाइजीनिक, कोई मदरसा कौन सा हाइजीनिक की बात करेगा? तो ये हाइजीनिक की जो बात कर रहे हैं या हाइजीनिक के दृष्टिकोण से जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन बातों को हमें समझना होगा कि ये षड्यंत्र के रूप में है। अब इसका एक बेस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अब तक मैंने नहीं बताया था कि ये जो चीजें है, ये जो हाइजीनिक की बात करते हैं, ये पूरी तरीके से झूठी बातें हैं। और इसका जो रिसर्च वो बताते हैं हलाल के बारे में, तो हलाल के बारे में वो जर्मनी के एक हैनोवर यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्यम शूल्ज। तो उनका रिसर्च बताते हैं, उन्होंने ये रिसर्च करा था 1979 में। तो 1979 में उन्होंने रिसर्च करके बताया था कि हलाल मेथड क्या है या हलाल पद्धति क्या है। तो उसके अंदर उन्होंने जो रिसर्च किया, उसके अंदर उनका ये रिसर्च पेपर ये है वास्तविकता में। तो उन्होंने बताया कि हलाल मेथड जो है वो सबसे कम क्रूएल मेथड है, वो हाइजीनिक मेथड है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन ये चीज उन्होंने 1979 में बताई, उन्होंने 2002 में ये अपना जो रिसर्च था उसके ऊपर अपना नया पेपर बताया और उन्होंने ये कहा कि 1979 में जो मैंने रिसर्च पेपर बनाया था या बताया था, उसके अंदर मेरे रिसर्च में कुछ त्रुटियां रह गई, उसके लिए उसको अंतिम नहीं माना जाए ये। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा जो रिसर्च था वो रिसर्च मैंने लैब के अंदर किया था, मेरा रिसर्च का कोई निष्कर्ष रास्ते पर जो गर्दन काट करके जो मांस बेचने वाला कसाई होता है उसको वो लागू नहीं होता है। लेकिन ये 2002 का उनका जो ये निष्कर्ष है उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। अब यूरोपियन यूनियन ने जब ये विवाद होने लग गया तो उन्होंने 2009 में मैसी यूनिवर्सिटी के क्रेग जॉनसन को कहा कि भाई आप इसमें रिसर्च कीजिए और आप इन बातों को बताइए। तो क्रेग जॉनसन ने इन बातों को लोगों के सामने रखा और उन्होंने जो नया रिसर्च किया, जिस रिसर्च को आज यूरोपियन यूनियन में पूरी तरीके से माना गया, जिस रिसर्च के ऊपर आज 14 देशों में हलाल के ऊपर बैन, हलाल पद्धति के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया। तो ये जो पद्धति है इसके बारे में आज क्रेग जॉनसन का कहना है कि ये मोस्ट क्रूएल मेथड है, क्योंकि आप गर्दन काट करके जब वो ब्लीडिंग होता है तो पूरी तरीके से खून तुरंत बह नहीं जाता है।
तो ये जो है, ये जो मेंटल शॉक जो ब्रेन में क्रिएट होते हैं वो चालू रहते हैं। ये 10 मिनट तक पशु को जो वेदना होती है वो चालू रहती है। ये उनका रिसर्च है। और अब ये कह रहे हैं हमारी चीजें हाइजीनिक है, तो और हाइजीनिक के नाम पर वो कह रहे हैं कि हमारा कॉस्मेटिक्स भी हाइजीनिक है, वो हलाल है, हमारा शैम्पू भी है वो भी हलाल है, हमारा लिपस्टिक है या जो काजल है या साबुन है, ये सारी चीजें हलाल है। अब ये सारी चीजों को हलाल डिक्लेयर करने के बारे में उन्होंने जो ये प्रयास किया, उसके अंदर उनका प्रयास यही है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स यदि मुस्लिम उनको लेना चाहे तो वो मुसलमान के विचार में यदि कोई गारंटी या कोई विश्वास हो तो उस विश्वास के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये एक तरीके से जजिया हो गया। भाई भारत सरकार का कोई यदि उसके ऊपर एफएसएसआई का और एफडीए का स्टैंप है तो मुस्लिम का उसके ऊपर विश्वास नहीं है, सेक्युलर व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, उसका विश्वास हलाल सर्टिफिकेट पर ज्यादा है। यह तो भारत सरकार के सेक्युलर सिस्टम की विडंबना है कि एक हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर मुस्लिम विश्वास रखने के लिए तैयार है, लेकिन एक तो आज से पहले, ये 2008 से पहले यदि भारत सरकार की इतनी सारी संस्थाएं थी, क्या उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं है? तो ये तरीके से ये जो प्रयास किया जा रहा है अस्पतालों को हलाल सर्टिफाई करना, या आशीर्वाद का हलाल सर्टिफाई हो गया, फॉर्चून का ऑयल हलाल सर्टिफाई हो गया, फिर ये ऑर्गेनिक कंपनी की जो चाय मिलती है वो हलाल सर्टिफाई हो गई, श्री कंपनी का तुलसी का अर्क हलाल सर्टिफाई हो गया, ऐसी कई सारी चीजें। केरल में तो बिल्डिंग हलाल सर्टिफाई हो गई, फर्स्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो हलाल सर्टिफाइड बन गया। भाई ये सारी चीजें क्या है? ये कहां पर आपके कुरान में आती है? डेटिंग वेबसाइट mingle.com, ये भी हलाल सर्टिफाई है। क्या आप ये कहेंगे कि ये डेटिंग वेबसाइट में भी हाइजीनिक कोई बात होती है? तो आप क्या कह रहे हैं? कौन सी बातों को ला रहे हैं? कौन सी ये कोई 1400 साल पहले की इस्लामिक रूल को आप लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये सारी चीजों को हलाल 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 बता करके अपनी इकोनॉमी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो इन बातों को कोई लीगल, कोई धार्मिक व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए हमने सरकार से सदा ही आग्रह रखा है कि इन बातों को यदि ये प्रचारित कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, और इसको कोई सरकार की अनुमति नहीं है, तो ये फिर आप क्यों चलने दे रहे हैं? सरकार का भी तो कोई नियंत्रण होना चाहिए इन बातों के ऊपर। कल कोई जैन अपनी व्यवस्था चालू करेगा, कल कोई बुद्धिस्ट अपनी व्यवस्था चालू करेगा, कल कोई हिंदू अपनी व्यवस्था चालू करेगा। तो ऐसी व्यवस्था यदि हर कोई अपने अपनी करेगा, नहीं मेरे हिंदुओं ने यदि प्रोडक्ट लेना है तो उसको यही सर्टिफिकेट लगेगा, तो 100 करोड़ हिंदू है, तो हिंदुओं ने अपनी व्यवस्था चालू कर देनी चाहिए क्या? तो फिर ये कौन सी व्यवस्था में हम रह रहे हैं कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आर्य समाज का सर्टिफिकेट नहीं चल सकता है, इसका सर्टिफिकेट नहीं चल सकता है। भाई हलाल के बारे में तो कोई नहीं कह रहा है, तो ये अपना सर्टिफिकेट क्यों चला रहे हैं वहां पर? तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो इन बातों को रिलीजियस और कानूनी लेवल पर कोई अधिकार नहीं है। इन बातों को भारत सरकार ने विरोध करना चाहिए, और इस बात के ऊपर हम सरकारी तंत्र से बहुत सारा पत्र व्यवहार कर चुके हैं, कर रहे हैं। अलग अलग बिजनेस कम्युनिटीज को हम कह रहे हैं, हिंदू समाज को कह रहे हैं कि भाई आप इसका विरोध कीजिए, कि मुझे क्यों हलाल लेना है? मेरे ऊपर मेरे धर्म ने तो नहीं कहा है, तो जो उनके धर्म ने कहा है वो उनके लिए कायम करो ना, ये सारे कम्युनिटी को क्यों आप कायम कर रहे हो? तो इन बातों को हमें आगे जाकर के बताना होगा। सरकार क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा कर रहा है, तो ये संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल सब विरुद्ध है, पूरी कानून शासन प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध है। तो ये जो जमीयत उलेमाए हिंद आदि जो ये सर्टिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सरकार इनको खत्म क्यों नहीं करती? कि यहाँ पर तो जो भी मानक है उनके एफसीआई और क्या क्या बोलते हैं आप, FSSAI, यहाँ ये सिर्फ सरकारी व्यवस्था चलेगी, कोई पैरेलल नहीं चलेगा। और सरकार ये जो बड़ी कंपनियां, जैसे फॉर्चून आपने कह दिया, श्री कह दिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनिक कह दिया, इनको सरकार की अगर आप ये लाइसेंस लेंगे तो आपका FSSAI लाइसेंस रद्द कर देंगे। सरकार तो ये कर सकती है, एक संवैधानिक संस्था है, फिर सरकार क्यों अपने आप को असहाय बनाए हुए? जी देखिए, सरकार के स्तर पर हम देखते हैं कि सरकार की मुझे लगता है बहुत सारी प्रायोरिटीज है, और उसमें आज उनको हलाल के बारे में प्रायोरिटी शायद नहीं लग रही है। लेकिन ये एक बहुत भयंकर संकट है जिसके बारे में हम वहां पर प्रयास कर रहे हैं। और सरकारी संस्था केवल उसको बैन करने की बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि सरकारी संस्था तो प्रमोट कर रही है।
आईआरसीटीसी तो जो हमारे पार्लियामेंट में खाना भेज रहा था, आईआरसीटीसी खुद ही हलाल सर्टिफाइड खाना भेज रहा था। तो उसी के बारे में हमने कंप्लेंट करी थी, रवि रंजन सिंह जी ने कंप्लेंट करी थी कि भाई पार्लियामेंट को आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हो, और वहां पर एक सिख जो जाता है जिसको हलाल खाना प्रतिबंधित है उसको भी आप हलाल खिला रहे हो, एक हिंदू जो है उसको भी हलाल खिला रहे हो, एक जैन है उसको भी हलाल खाना खिला रहे हो। तो ये जो हमारे आईआरसीटीसी जैसी संस्था है, आईटीडीसी आज भी, एयर इंडिया उस समय पे भारत सरकार के पास थी, मात्र हलाल खाना खिला रही थी। तो हमने ये सरकार के पास आक्षेप उठाए कि भाई आप हलाल बंद करने की बात छोड़ो, आप तो आपकी संस्थाएं जो है वही हलाल का प्रमोशन कर रही है, तो इससे बड़ी भी मतलब दुर्दशा की बात क्या हो सकती है। अपेडा जैसी संस्था जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, यह संस्था ने तो नियम बना हुआ था, आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस यदि चाहिए तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको एक मुस्लिम को अपॉइंट करना पड़ेगा आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपकी फैक्ट्री में, जो ये चेक करता रहेगा हलाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई ये कौन सी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन सी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार की एक संस्था एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए ये कह रही। भारत सरकार से एक्सपोर्ट जो होता है ये सारे हलाल की 46,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है ये, जिसके अंदर हमने ये केंद्र सरकार से ये कहा, हमने पिटीशन किया इसके ऊपर कि आप जो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हलाल चाहिए, तो भारत से ये एक्सपोर्ट तो जर्मनी में हो रहा है, भारत से एक्सपोर्ट तो कंबोडिया में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ये सारे देश तो मुस्लिम नहीं है। तो फिर मुझे यदि मेरा प्रोडक्ट यदि नॉन मुस्लिम देश में भेजना है तो हलाल क्यों मुझे लेना चाहिए। और इसके ऊपर फिर केंद्र सरकार को जागरूक होना पड़ा, फिर इसको उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया जनवरी 2022 में कि आज से आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये हमारे जैसे संस्थाओं का काम है कि जिनको जागरूक करते रहना चाहिए इन्हें। ये जो राष्ट्र की बात करते हैं कई बार ये भूल जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनको उस मार्ग में लेकर के आना, उनको इन बातों से अवगत करवाना, तो ये प्रयास हमारा चलता रहा है और हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको ये आज ही बता रहा हूं कि यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इन बातों को लेकर के हम बैंगलोर के हाई कोर्ट में इसके बारे में, हमारे कई सारे मित्र है, पिटीशन बनी हुई है। अब निकट के समय में ये पिटीशन भी वहां पर हो जाएगी कि यदि भारत में इस प्रकार से प्रयास चल रहा है, इस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है कि भारत में एफएसएसआई है, एफडीए है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, फिर भी एक प्राइवेट संस्था मेरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगी ये कह रही है, और वो भी निःशुल्क नहीं, पैसा दे करके, तो ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। और इसलिए इस पिटीशन को बहुत ही नजदीक के समय में वहां पर दायर करने के जो प्रयास है वो चल रहे हैं। सारा स्टडी, सारे जो केस लॉज है वो सारे हमने बना करके रखे हुए हैं। तो ये भूल जाएंगे तो हम उन्हें भूलने नहीं देंगे, हम उनको कानूनी स्तर पर भी उसको सही मायने में क्या है और क्या करना चाहिए वो निश्चित रूप से बताते रहेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सरकार बहुत छोटा पार्ट है, समाज बहुत बड़ा है। और आप जैसे लोग, आप जैसे संस्थाएं अगर लगातार इसके लिए प्रयास करें तो कोई भी सरकार हो, खुद को हिंदूवादी कहे, राष्ट्रवादी कहे, लेकिन जो व्यवस्था को भी लगातार लागू कर रही है उसको आप लोग सोचने के लिए विवश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी में मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा कि क्या आप ये जो हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हिंदुइज्म का उपयोग करते हैं लेकिन हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, तो क्या इन लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई कि क्यों ले रहे हो आप हलाल सर्टिफिकेट? जी, देखिए, आज हमने पहले स्तर पर जो प्रयास किया है तो हमने कुछ स्टेजेस ये इसमें तय की है। तो आज फर्स्ट फेज में हम ये कर रहे हैं कि जो विदेशी कंपनियां भारत में हैं, भारत में आकर के भारत के कानून का पालन करने की जगह पर ये जो यहाँ पर हमें जो हलाल खिला रही है, डोमिनोज हो या केंटुकी फ्राइड चिकन हो या फिर मैकडोनाल्ड्स हो या ऐसे कई तमाम जो संस्थाएं जो विदेश से आकर के यहाँ पर व्यापार कर रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आज हमने उनके विरुद्ध हमने कैंपेन चालू किया है। और ये निकट के समय में अब ये जो जागृति की बात है वो हम आंदोलन की दिशा में लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भविष्य में दिखाई देगा कि हर एक मैकडोनाल्ड के सामने आंदोलन होगा, हर एक केएफसी के सामने आंदोलन होगा। तो हम ये पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये विदेशी कंपनियां हैं उनसे यदि आप सबक सीख सकते हैं तो आप सीख लीजिए।
और यदि वो नहीं होगा तो फिर हमें मतलब हमारी मजबूरी होगी कि हम इन हिंदू जो संस्थाएं हैं या हिंदू जो कंपनीज है जो हलाल सर्टिफिकेट ले रही है उनके विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। देखिए, उन कंपनियों का व्यापार हो रहा है, उससे कोई हमें विरोध नहीं है। वो कंपनियां विदेश में यदि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले रही है तो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहां पर प्रश्न ये आता है, जिन संस्थाओं से आप हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं और वो जो संस्थाएं उस पैसे का उपयोग आतंकवाद के समर्थन में कर रहे हैं, तो उससे हमें निश्चित आपत्ति है। आप चाहे विदेश से करोड़ों रुपए आप लेकर के आए, लेकिन यहां पर कोई आतंकवादी छूट करके यहां पर यदि बेगुनाह या निरपराध हिंदुओं पर अतिक्रमण करता है, मार देता है, जैसे हमारे यहाँ पर 26/11 के हमले में हो गया, और उनके केसेस यहाँ पर ये लोग लड़ेंगे और उनको बेगुनाह साबित करेंगे, तो ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई, ये कोई धर्म के आधार पर तो कोई बात हुई नहीं यहाँ पर। तो इस दृष्टिकोण से अगले फेज में हम निश्चित रूप से उनके बारे में भी प्रयास करेंगे, उनके विरोध में भी प्रयास करेंगे। आज मैं ये इस बात को बहुत स्पष्टता से बताना चाहूंगा कि आज जो पतंजलि के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट लिया गया है, तो मैंने उसके बारे में जो जांच की या मैंने उसके बारे में जो विचार रखा, मैं आपके सामने भी स्पष्टता से रखना चाहूंगा कि आज जो विदेश में रहने वाले जो हमारे हिंदू है, तो वो जो आयुर्वेदिक दवाई खाना चाहते हैं, उनके लिए यदि वो हलाल सर्टिफिकेट लेकर के वहां पर अपनी दवाइयां भेज रहे हैं, तो उसको हमने विरोध नहीं किया आज। और उसमें दूसरी बात यह है कि यदि पतंजलि अपनी दवाई यदि मुस्लिम देशों में भेजना बंद करे, तो फिर ये जगह तो फिर हिमालय ले लेगा। तो हिमालय जैसी संस्थाएं जो हलाल पॉलिसी पर ही चल रही है, उनका यदि व्यापार बढ़ेगा तो वो तो उसमें तो कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए फर्स्ट लेवल पर तो हमने इस दृष्टिकोण से इस विचार को रखा है, और इसके लिए हमने केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव जो रखा है कि यदि आपको हलाल सर्टिफिकेट देना है, जो कंपनियां विदेश में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहती है, तो एफएसएसआई में एक विंग चालू कर दीजिए, वो हलाल सर्टिफिकेट देना चालू करे। वो यदि आप हाइजीनिक की बात कर रहे हैं, वो कोई मदरसा का व्यक्ति क्यों हाइजीनिक की बात कर सकता है? वो तो भारत सरकार भी हाइजीनिक की बात कर सकती है। तो फिर ऐसी व्यवस्था में, लेकिन ये जो प्राइवेट मुस्लिम संस्थाएं है जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, उनके द्वारा भारत में हलाल सर्टिफिकेट हम नहीं चालू कर रहने देंगे। इस बात पर हम कायम हैं। लेकिन इसमें अगर सरकार भी हलाल वाली बात पे आएगी कि वो देने लगेगी, तो ये भी तो सेकुलरिज्म के विरुद्ध होगा। सरकार अपना कुछ और मानक अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन वो अगर 57 मुस्लिम देशों के समक्ष एक तरह से भारत जैसे लोकतंत्र का समर्पण हो जाएगा वो तो। जी नहीं, आपने जो कहा वही मैं, मतलब हलाल की वैसे नहीं, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल होता है। जैसे नुपुर शर्मा के केस के बाद में हमने देखा कि 17 देशों ने ये कहा कि भारत को हम बाइकआउट कर देंगे, भारत को हम तेल नहीं देंगे, भारत को, तो भारत सरकार ने भी उनको बताया ठीक है, हम हमारे देश से आपको जो अनाज आता है, जो गेहूं चावल वगैरह आता है, वो हम भी नहीं भेजेंगे यहाँ से, जो तेल आपके हमारे देश से जाता है वो भी हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। तो तुरंत उन्होंने उन 17 देशों ने अपनी बात वापस ले ली। तो देखिए, ये तो क्या बाकी सारी चीजें तो हमें दे सकते हैं, लेकिन जो अंतिमता जो भारत से जो फूड प्रोडक्ट जा रहे हैं, जो फ्रूट जा रहे हैं, उसी के ऊपर तो उनका जीवन चल रहा है। तो भारत सरकार इस प्रकार से कोई व्यवस्था बना सकती है कि यदि भारत के व्यापारियों को यदि हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुस्लिम देश में अपना सामान भेजने के लिए, तो आपको भी आपकी चीज भारत में भेजनी है तो भारत सरकार का भी एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम यदि उसको काउंटर करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव हो सकता है। तो यदि इस लेवल पर यदि चर्चा हो जाए और भारत सरकार इसको कायम करे तो निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव हो सकता है। काफी समय आपका लिया मैंने, एक आखिरी अंतिम सवाल कि हिंदू, आम हिंदू, बिल्कुल आम हिंदू, हम जैसे हिंदू आम, वो कैसे हलाल प्रोडक्ट को पहचाने मॉल में, दुकानों में? एक बात मैं इससे पहले एक बात जो इस बात को मैंने रिसर्च किया है लेकिन इस बात को मैंने कहीं नहीं रखा है, उस बात को मैं आपके लिए यहाँ पर व्यक्त करना चाहूंगा कि आज हमें इन बातों के साथ और एक बात को लोगों के सामने लेकर के जाना चाहिए। कुछ मुस्लिम संगठन आज विदेशों में खड़े हो रहे हैं इस हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको हमें भारत के लोगों के सामने लेकर के जाने की आवश्यकता है। अब वो जो इन बातों को लेकर के आ रहे हैं, उनके 3 मुद्दे हैं। उन 3 मुद्दों को भारत का हिंदू समाज, भारत की सरकार समझ ले
तो ये हलाल सर्टिफिकेशन बंद हो सकता है। सबसे पहले उन मुसलमानों ने ये, इसके अंदर जापान के कुछ उलेमा है, इंग्लैंड के कुछ उलेमा है, साउथ अफ्रीका के कुछ उलेमा है, उन्होंने इस हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरीके से विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने अब अपने आर्टिकल्स और सब जो है वो लिखना उन्होंने चालू कर दिया है। तो 3 बातों को उन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट में इसके बारे में कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने एक बात कही है कि हलाल जो है वो उम्मा के, इस्लामिक उम्मा के अगेंस्ट है। अब इस्लामिक उम्मा के अगेंस्ट क्यों है? तो उनका ये कहना है कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान के शब्द के ऊपर विश्वास रखता है कि हाँ, ये मुसलमान ने कहा, ये ईमान रखने वाला है, तो इसके शब्द के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और उनका कहना है कि आज ये शब्द के ऊपर का विश्वास आपने एक सर्टिफिकेट, एक स्टैंप के ऊपर लेकर के आए, और वो स्टैंप फ्री में नहीं, आप पैसा लेकर के दे रहे हैं, तो वहां पर कई सारी गलत चीजें चल रही है। जैसे डच चिकन के बारे में उदाहरण कल मैंने अपने पावर पॉइंट में भी दिखाया था कि वहां पर ये जो मलेशिया में पिछले 40 वर्षों से कांगारू और घोड़े का मांस ला करके उसको हलाल बीफ करके वहां पर बेचा जा रहा था। अमेरिका में सबसे पुराना जो हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस है, वो भी झूठा मांस वहां पर या गलत तरीके का मांस वहां पर वो बेच रहे थे। तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि कई सारे चॉकलेट्स में पोर्क या पोर्क से संबंधित मांस के अंश वहां पर पाए गए और वो हलाल के नाम पर ये आ रहा था। तो इसलिए उनका कहना है कि कोई सर्टिफिकेट जो है वो इस्लाम का जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको नष्ट करने में लगा हुआ है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा ये इस्लामिक बिदा के अगेंस्ट है। बिदा का अर्थ होता है कि कुरान जो है वो परिपूर्ण है, वो उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हो सकता है, कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि यदि कुरान के अंदर कोई लिपस्टिक को हलाल नहीं लिखा गया, कोई कॉस्मेटिक्स को हलाल, जबकि वहां पर तो मतलब सुंदरता को बधारना, फोटोग्राफ्स निकालना, ये सारा तो हराम बता गया है। तो यहां पर कॉस्मेटिक्स को आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि यह हलाल का बेस आपने कहां पर कुरान में देखा है? कहां पर आपने देखा है कि डेटिंग वेबसाइट को हलाल मिलना चाहिए? कहां पर आपने ये सारी चीजें देखी है? तो कुरान में यदि परिवर्तन नहीं हो सकता है, यदि कुरान में लिपस्टिक हलाल या इन सारी चीजों को हलाल देना नहीं कहा गया है, तो ये आप कौन से उलेमा हो गए? कौन सा ये जमीयत उलेमा हिंद का मौलाना आ गया कि जो कुरान में जो चीज नहीं लिखी गई है उसको आप ये बता रहे हो? तो ये दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है। तीसरा उनका कॉन्सेप्ट है कि जो हलाल सर्टिफिकेट, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, हल्दीराम ने अभी मान लीजिए एक 5 करोड़ रुपया खर्च करके हलाल सर्टिफिकेट सारे प्रोडक्ट्स को ले लिया। तो उनका कहना है वो तो अपने पॉकेट से तो नहीं उसमें डालेगा, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मुस्लिम देश में जो वस्तु भेजने वाला है उसी की कॉस्ट बढ़ाएगा। तो उनका कहना है कि एक सामान्य जो मुसलमान है, जिसके ऊपर कोई मुसलमान संस्था उसके ऊपर हलाल के ऊपर पैसा तो ले रही है, लेकिन उसका हर्जाना एक कॉमन मुसलमान भर रहा है, एक गरीब मुसलमान भर रहा है, तो ये पूरी तरीके से इस्लाम के अगेंस्ट है। अब ये 3 बातों को यदि हम देखते हैं तो इन 3 बातों में ही हलाल सर्टिफिकेशन का आंसर उन्होंने दिया है। उनका ही कहना है कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर इस्लामिक है। तो इन बातों को भारत के हिंदू जान ले, तो भारत की सरकार भी जान ले जो सेक्युलर है। अरे भाई, ये तो अमेरिका, जापान और ये साउथ अफ्रीका के मौलाना कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गैर इस्लामिक है। तो वो यदि कह रहे गैर इस्लामिक है तो भारत में क्यों आप चलने दे रहे हैं? इसलिए इन बातों को हमें हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में रखना चाहिए कि ये हलाल जो अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, ये आपका भी शोषण कर रही है, ये कॉमन मुसलमान का भी शोषण कर रही है। इसके लिए कुछ मुस्लिम संस्थाएं तो बड़ी हो रही है हलाल सर्टिफिकेट बेच बेच करके, लेकिन इसके द्वारा जो मुस्लिम का शोषण चल रहा है उसके बारे में भी हमें ये बात कहने की और बताने की आवश्यकता है। वही मेरा आखिरी सवाल कि एक आम हिंदू कैसे पहचाने कि कौन सा प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाई है, कौन सा नहीं? एक बात। दूसरा, वो क्या करे? वो अपने लेवल पे आर्थिक बहिष्कार की शुरुआत करे तो कैसे करे? कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसका विकल्प ना हो। तो आखिरी सवाल वही कि आम जागृत हिंदू क्या करे, कैसे पहचाने? जी, आपने जैसे अभी कहा, तो सबसे पहले तो हलाल का एक सिंबल होता है जिसके अंदर उर्दू में हलाल लिखा होता है, नीचे अंग्रेजी में हलाल शब्द लिखा हुआ रहता है। तो हम जो भी प्रोडक्ट बाजार से लेते हैं तो वहां पर हम वो प्रोडक्ट हलाल है या नहीं है उसको हम देख सकते हैं।
देखिए कुरान में हलाल खाने के बारे में वर्णन है, हलाल बेचने के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए हमें हलाल लेने के लिए या हलाल प्रोडक्ट लेने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये पहली बात है। तो इसलिए मेरा अधिकार बनता है, मेरा कंज्यूमर राइट बनता है कि जो कंज्यूमर राइट आज एक मुसलमान का है वही कंज्यूमर राइट मुझे भी है। मुझे यदि कोई चीज लेनी है, मुझे पैसा देकर के लेनी है, तो मेरा जो धर्म कहता है, मेरी जो संस्कृति कहती है, वो मैं लेने के लिए बाध्य हूं। मुझे तो कोई ये सारी चीजें जो उनके लिए हलाल है मेरे लिए हराम हो सकता है। तो यहां पर जैसे गोमांस है, उनके लिए हलाल है तो मेरे लिए थोड़ी जबरदस्ती हो सकती है, मेरे लिए तो हराम है वो। तो उसके लिए उनके लिए जो चीज हलाल है वो मेरे लिए हलाल हो, इसका कोई अधिकार नहीं है, इसका कोई कानून नहीं है। इसलिए मुझे पूरी तरीके से अधिकार है कि मैं उन प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाऊं, मैं उनको बाइकआउट करूं, मैं उनको लेने से बहिष्कार करूं। तो ये कॉमन हिंदू देख सकता है। दूसरे, आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप हल्दीराम और हलाल सर्टिफिकेट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अमूल और अमूल का आइसक्रीम है और हलाल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो हर एक कंपनी को उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है ये सारा डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये सारे जो आईटीसी है या हल्दीराम है या जो जितने भी ये सारी कंपनियां है, उन्होंने अपने कौन से कंपनी से या कौन से मदरसा से हमने हलाल सर्टिफिकेट लिया है, सारा डिक्लेयर किया है। वो सर्टिफिकेट की कॉपी अपने वेबसाइट के ऊपर उन्होंने पोस्ट की है। तो आप ये देख सकते हैं, अब हम मोबाइल के युग में रहते हैं, हमारे इंटरनेट में गूगल में 2 मिनट में सर्च करने पर सारी चीजें सामने आती है। तो आप ये अवश्य कर सकते हैं। साथ में हम यदि व्यापार के तंत्र में है तो जो होलसेलर्स है उन्होंने ये कहना चाहिए यदि आपका प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है तो हम उसको नहीं बेचेंगे। मेरा अधिकार है, मैं उसे बेचना चाहता हूं नहीं चाहता हूं, मुझे कोई कंपल्शन नहीं है, ना तो ये भारत सरकार के कोई कंपल्सिव लिस्ट में आता है। तो इसलिए मुझे ये पूरी तरीके से अधिकार है। आज कर्नाटक में वहां के हिंदुओं ने एक प्रारंभ किया कि भाई जो मांस पहले ही मक्का के दिशा में उस पशु का गर्दन करके और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का कलमा पढ़ करके वो अल्लाह को समर्पित किया है, तो मैं अपने घर में क्यों लेकर के आऊं? मैं तो कोई मुसलमान नहीं हूं, मैं तो कोई इस्लाम का पालन नहीं करता हूं। तो यहां पर मुझे इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी मैं प्रयास कर सकता हूं। तो हर हिंदू ने इसके बारे में सजग होना है, जागरूक होना है। आपको यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हलाल जिहाद की पुस्तक है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको अवेलेबल करवा करके दे सकते हैं। तो आप ये पुस्तक पढ़िए, उसके अंदर ये सारी चीजें हमने ड्राफ्ट भी लिखा है कि एक सामान्य व्यक्ति घर में बैठ करके केंद्र सरकार के पास कौन सी चीजें मांग कर सकता है और कौन सी चीजें मांगनी चाहिए उसने। चेंबर ऑफ कॉमर्स है हमारे, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ये कहना चाहिए कि रिलीजियस लेवल पर एक इकोनॉमी जो बना रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था, और हमें जबरदस्ती कर रहे हैं कि भारत में कानून छोड़ करके आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो इसका विरोध कर सकते हैं, सरकार के पास जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये सारी चीजें चल रही है। और इन बातों के लिए हमने हर जगह पर, हर प्रांत में एक प्रयास किया है, वहां पर एंटी हलाल एक्शन कमेटी बने कि जो कमेटी इन बातों को लोगों के सामने लेकर के जाए, जो इन बातों को सरकार के सामने लेकर के जाए, जो इस तरीके के पिटीशन कोर्ट में करे कि इनके द्वारा हम हलाल नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कोई जबरदस्ती की बात नहीं हो सकती है, और इनके द्वारा हम ये बहुत सारी चीजें करवा करके ले सकते हैं। मैं इसमें अंतिम एक ही बात जोड़ना चाहूंगा कि जिसके बारे में हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज जो हमारा एक दलित वर्ग का व्यक्ति है, जो हमारे लिए एक हमारा हिंदू भाई है, जो हिंदू व्यापारी है, जो आज वहां पर खाटिक समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका पूरा व्यापार बंद हो रहा है इसके द्वारा, क्योंकि उसके पास से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी मांस नहीं लेती है, उसके प्रोडक्ट्स नहीं लेती है। तो यहां पर हमारे देश में एट्रोसिटी एक्ट में एक नया प्रावधान हुआ है, यदि उनको इकोनॉमिकली बाइकआउट किया जाता है तो उनके ऊपर यह कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो यहां पर इस कानून का हमें उपयोग करना चाहिए कि जो हमारे बंधुओं को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो उनका यदि इकोनॉमिक बाइकआउट हो जाएगा तो ये लीगल ऑफेंस है। तो इस दृष्टिकोण से हम कानूनी स्तर पर भी हमारे जो अधिवक्ता है उन्होंने आगे आकर के प्रयास करने चाहिए, और यदि हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं तो यह हलाल का षड्यंत्र जो है वो उसको निश्चित रूप से हम रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, क्योंकि काफी समय आपका मैंने लिया। और हिंदू जागृति समिति 20 साल अपने पूरा कर चुका है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
और आप इसी तरह हिंदू समाज की जागृति के लिए प्रयासरत रहें, जमीन पे भी काम करते रहें और जागरूकता के लिए भी काम करते रहें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्री रमेश शिंदे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू जन जागृति समिति, जो न सिर्फ जागरूकता के लेवल पर बल्कि अदालतों में भी, सड़क पर प्रदर्शन के जरिए भी, सरकार को ज्ञापन देकर भी, सरकार से लगातार जो है संपर्क करके भी एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और न सिर्फ जागरूकता बल्कि हलाल सर्टिफिकेट पे प्रहार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज का समर्थन। और हिंदू समाज यदि हलाल के विरोध में उतर आता है, हवाई जहाज में जा रहा है, अगर उसे खाना है, देखे बोले नहीं मैं हलाल नहीं दूंगा, कोई और है आपके पास, नहीं, मीट है पूछ ले, नहीं आपका झटका नहीं है, नहीं नहीं लूंगा, जानबूझ के आप लीजिए, भले मीट ना खाते हो, लीजिए और ठुकराइए, लीजिए और ठुकराइए। आप मैकडोनल्ड में जाइए, अरे ये तो हलाल है मैं नहीं ले सकता। आप पिज्जा बर्गर खाने जाते हैं, पिज्जा हट जो लेता है, KFC जाते हैं, हलाल, अरे मैं नहीं ले सकता। यूं ही चले जाइए, घुस जाइए और कहिए नहीं ले सकता। तो धीरे धीरे उनको मानसिक रूप से उन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। चूंकि हिंदू नहीं बोलता है, चूंकि हिंदू डिमांड नहीं करता, क्योंकि हिंदू इसके लिए जागरूक नहीं है, इसी का फायदा उठाकर हलाल इकोनॉमी पूरे दुनिया में खड़ा कर लिया गया है। और $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ कुछ सालों में ये हो चुकी है। और ये वही इकोनॉमी है जो औरंगजेब अकबर के समय था कि हम मुसलमानों से व्यापार करेंगे और कोई किसी और से अगर करेंगे गैर मुसलमानों से तो उसे टैक्स देना होगा, आप जजिया दे रहे हैं। और आखिरी बात कि यहाँ के फैक्ट्रियों में ये भी वो कह रहे हैं कि आप हलाल को वॉच करने के लिए मुस्लिम भरिए, यानी वो मुस्लिम रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं, आपके हिंदू भाइयों का जॉब भी छीन रहे हैं। और तीसरी बात, कोई ठीक नहीं है कि आजकल थूक जिहाद भी चल रहा हो, हलाल के आड़ में आपको आपके धर्म को भी भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा हो। तो सचेत हो जाइए, जगिए और जगाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।